हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करेंगे आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी और सेल डिसरप्शन मेथड। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये आपका इंक्लूडेड है सेक्शन 5 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके अंदर स्टरलाइजेशन की वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। फिल्ट्रेशन में हम कवर करेंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन सेंट्रिफिकेशन के 2 पार्ट में बना चुका हूँ। देन सेल डिसरप्शन मेथड में डिस्कस करना है, क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन, एड्सॉर्प्शन एंड ड्राइंग। तो ये सिलेबस है जो हमें कवर करना है गेट के लिए। डीबीटी में ये इंक्लूडेड है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और यहाँ पर ये पार्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ मेथड्स एक्स्ट्रा हैं एज कंपेयर टू गेट। तो इन सब मेथड जैसे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, बीओडी, सीओडी, स्टेबलाइजेशन, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हमारा गेट कवर हो जाएगा, गेट का सिलेबस। So what is downstream processing? Any treatment of the culture broth after fermentation to concentrate and to purify the product is known as downstream processing। यानी कि जब हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो भी हमारा फर्मेंटेशन ब्रॉथ हमें मिलता है उसमें से प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करने के लिए और उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए जो भी हम ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट आर कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो व्हाट इज द गोल ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? फर्स्ट गोल है प्यूरिफाई करना प्रोडक्ट को और सेकंड गोल है प्रोडक्ट की पॉलिशिंग करना। ठीक है, प्रोडक्ट की पॉलिशिंग से मीनिंग है कि उसको मार्केटेबल फॉर्म में लेकर के आना, क्योंकि एट द एंड हमें उसे मार्केट में सेल करना है। तो उस फॉर्म में उसको लेकर के आना पड़ेगा ताकि हम उसको मार्केट में सेल कर पाए। तो ये आपका आएगा पॉलिशिंग के अंदर। तो ये दोनों ही चीजें आएंगी आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मेथड यूज करते हैं? तो मेनली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम फिजिकल मॉडिफिकेशंस का यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? तो यहाँ पर हमने उसको मेंशन किया है। इसमें फर्स्ट चैलेंज है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट आर फॉर्म इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो हम फर्मेंटेशन ब्रॉथ जो हमें मिलता है फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, उसमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और इसलिए ये जो वाटर एक्टिविटी को कम करने के लिए हमें इस वाटर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है कि जो हमारा वाटर कंटेंट है उसको हम रिड्यूस करें और इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट हैं, प्रोडक्ट के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमें रिमूव करना होगा, अदरवाइज वो क्या है, एक तरीके से आपका इम्प्योरिटीज कहलाएंगी। नेक्स्ट चैलेंज इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर लेबाइल। तो जो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप इन्हें हार्श कंडीशन में से एक्सपोज कराते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो अनफोल्ड हो जाएंगे, यानी कि डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो उस केस में क्या है कि आप ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ सॉल्वेंट्स है जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक रिस्ट्रिक्ट रेंज के अंदर ही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑपरेशन को जो है यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपका प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज हार्वेस्टेड फर्मेंटेशन ब्रॉथ आर ससेप्टेबल टू कंटेमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है वो आपका न्यूट्रिशन सोर्स की तरह काम करे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उस केस में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे कंटेमिनेशन कॉज कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है। टिपिकली वंस ब्रॉथ इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द फर्मेंटर, aseptic conditions are no longer maintained and the material is subjected to degradation by the activity of contaminating organism। तो क्योंकि फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद जब हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे अपना फर्मेंटेशन ब्रॉथ को, तो अब ये एसेप्टिक कंडीशन वहां पर आपकी मेंटेन नहीं रह पाएंगी। ठीक है, और उस केस में यहाँ पर आपके कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को आपका डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हमें इन सब का ध्यान रखना है और जो भी हम टेक्निक्स यूज करेंगे वो इन्हीं पॉइंट्स को फोकस में रख के करेंगे। ठीक है,
नाउ हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 पॉसिबिलिटी शो की गई हैं, जिसमें फर्स्ट है द बायोमास इटसेल्फ इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपने सेल कल्चर प्रोड्यूस करा है अगर वो ही आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट। सेकेंड, द प्रोडक्ट इज कंटेन्ड विद इन द सेल, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंजाइम हो सकता है या फिर कोई आपका रिकम्बिनेंट प्रोटीन। थर्ड, द प्रोडक्ट एक्यूमुलेट आउटसाइड द सेल इन द फर्मेंटेशन लिकर, यानी कि सेल्स आपकी अगर प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट कर दें तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका एक्यूमुलेट होने लगेगा कहाँ पर, फर्मेंटेशन लिकर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, एंटीबायोटिक्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दैट मीन्स ये जो आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप हैं ये डिपेंड करेंगे कि आपका प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है और प्रोडक्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक जनरल स्कीम शो की गई है जिसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सेल रिमूवल, ये इन तीनों के लिए ही कॉमन है। इफ सेल्स आर द प्रोडक्ट, यानी कि अगर हमारे सेल्स ही प्रोडक्ट हैं और उसको अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट इज कंटेन्ड विद इन द बायोमास, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट है आपका प्रोडक्ट, तो इस केस में अगर हम सेल्स को रिमूव करते हैं तो जो भी आपका एक्स्ट्रा लिक्विड है फर्मेंटेशन ब्रॉथ में वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो जो भी उसके साथ जो इम्प्योरिटीज थी वो भी उसके साथ चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेल्स को रिमूव करते हैं तो जो भी आपका एक्स्ट्रा लिक्विड रह जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या है, इम्प्योरिटी होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है रिमूवल ऑफ द सेल कैन आल्सो असिस्ट द रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द लिक्विड, और अगर आपका प्रोडक्ट लिक्विड फेज के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो आपने सेल्स को जो रिमूव किया है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आप टेक्निक यूज करेंगे इन सेल को रिमूव करने के लिए, तो ये वो यहाँ पर आपको शो की गई है, जिसमें फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफ्यूगेशन। तो ये आपके टिपिकल ऑपरेशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर सेल रिमूवल। सेकेंड स्टेप है सेल डिसरप्शन एंड सेल डेब्रिज रिमूवल। तो ये स्टेप हम वहां पर फॉलो करेंगे जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके लिए जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं उसमें आपका इंक्लूडेड है आपका, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को लाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन आर यूज टू ब्रेक ओपन द सेल एंड रिलीज देयर कंटेंट, और एक बार जब ये आपका सेल लाइज हो जाएंगी उसके बाद अगेन हम क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज करेंगे या फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन यूज करेंगे या फिर सेंट्रिफिकेशन यूज करेंगे, ताकि जो भी आपकी सेल डेब्रिज वगैरह है उसको हम वहां से रिमूव कर सके। क्लियर। नेक्स्ट इज प्राइमरी आइसोलेशन। प्राइमरी आइसोलेशन में हम उन इम्प्योरिटीज को टारगेट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से काफी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, एक्वस टू फेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन का, एड्सॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसका बेनिफिट ये है कि प्राइमरी आइसोलेशन को यूज करने के बाद जो हमारा लिक्विड का वॉल्यूम है ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो हम इक्विपमेंट्स यूज करेंगे उनका साइज भी काफी रिड्यूस हो जाता है, और इसी की वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट एनरिचमेंट। प्रोडक्ट एनरिचमेंट में हम हाईली सेलेक्टिव मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी आइसोलेशन में हमने सिर्फ वो इंप्योरिटीज रिमूव करी थी जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी हमारे प्रोडक्ट से, तो यानी कि वो इंप्योरिटीज बच गई होंगी जिनकी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा मैच करती है हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक हाईली सेलेक्टिव टेक्निक की जरूरत है जो स्पेसिफिकली हमारे प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी अवेलेबल है और ये टारगेट करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। इसके बाद आता है आपका फाइनल स्टेप जिसमें हम फाइनल शेप देते हैं अपने प्रोडक्ट को, यानी कि उसकी क्या फॉर्म होनी चाहिए या फिर उसकी क्या प्योरिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का फॉर लिक्विड प्रोडक्ट, और क्रिस्टलाइजेशन हम यूज करते हैं अगर आपको सॉलिड फॉर्म में चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे, फॉलोड बाय सेंट्रिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ द सॉलिड प्रोडक्ट। तो ये इसके बाद जो है आपका फाइनल जो आपका फॉर्म है प्रोडक्ट की वो यहाँ पर आ जाएगी, जिसको आप मार्केट में सेल कर पाएंगे।
तो जो स्टेप अभी हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। तो ये आपका फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम होल ब्रोथ को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। और अगर आपका सेल्स ही प्रोडक्ट है तो उस केस में हम सेल को रिमूव करेंगे और ये जो आपका लिक्विड है उसको यहाँ पर डिस्पोज कर देंगे। बट अगर आपका प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो अगेन यहाँ पर भी हम सेल को रिमूव करेंगे यूजिंग फिल्ट्रेशन, माइक्रोफिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, और यहाँ पर भी हम लिक्विड को डिस्पोज कर देंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है तो उस केस में हम सेल को रिमूव तो करेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स को डिस्पोज करेंगे या फिर उनको रिसाइकिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसमें प्रेजेंट है, लिकर के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर। तो और तो यहाँ पर तो ये आपका वन स्टेप में यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका सेल ही प्रोडक्ट है। बट बाकियों के लिए आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसके बाद आपको सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा, और सेल डिसरप्ट के बाद फिर आपको ये सेल डेब्रीज रिमूव करनी पड़ेंगी, और सेल डेब्रीज रिमूव करने के बाद फिर आप प्रोडक्ट एनरिचमेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो आपने लिकर को रिकवर किया है इसमें आप प्राइमरी आइसोलेशन स्टेप पहले फॉलो करेंगे, जिसमें आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक्वस टू फेज एक्सट्रैक्शन, एडसॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का आप यहाँ पर टेक्निक का यूज करेंगे। देन अगेन क्रोमेटोग्राफी फॉर प्रोडक्ट एनरिचमेंट, और उसके बाद आपका फाइनल आइसोलेशन जिसमें क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ड्राइंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो यही सारी जो टेक्निक यहाँ पे मेंशन की गई हैं इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। तो यहाँ पर आपको शो किया गया है कि जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स है उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हम उन्हें कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें साइज के बेसिस पे सेपरेशन कराना है तो और यहाँ पर आपको डिफरेंट लेंथ स्केल भी शो किए गए हैं। तो अगर हम कंसिडर करते हैं मिलीमीटर स्केल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10⁻⁷ मिलीमीटर, ये आपका यहाँ पर 6 आएगा, तो ये आपका 10⁻⁶ मिलीमीटर, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�3, 10⁻�2, 10⁻⁴ एंड दिस इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर 1 मिलीमीटर आपका पार्टिकल साइज है तो उस केस में आप क्लॉथ एंड फाइबर फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन एंड रिटेनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पार्टिकल साइज यहाँ पर और भी ज्यादा डिक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोन पार्टिकल रेंज। तो माइक्रोन पार्टिकल रेंज के लिए आपको माइक्रो फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। और अगर आपका मैक्रो मोलिकुलर रेंज है तो ये मोलिकुलर रेंज यहाँ पर आ गई है। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन इसलिए यहाँ पे मैक्रो मोलिकुलर रेंज बोला गया है। तो उस केस में आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं और जेल क्रोमेटोग्राफी भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्यूजिविटी के बेसिस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, डायस्टेसिस है। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है तो वो आपके इस रेंज तक के लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेंज के साथ शो किया गया है कि आप किस पार्टिकल रेंज के लिए आप क्या एप्लीकेशन यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपका आयनिक है तो आयनिक के लिए आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पे रेंज प्रोवाइड की गई है कि किस पार्टिकल रेंज तक आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। देन वेपर टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पर आप डिस्टिलेशन एंड फ्रीज कंसंट्रेशन, देन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सरफेस एक्टिविटी के बेसिस पे फॉर्म एंड बबल फ्रैक्शनेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज साइक्लोन्स, ग्रेविटी सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया आपको देने की कोशिश की गई है कि किस पार्टिकल रेंज के लिए किस टाइप की एप्लीकेशन और किस प्रॉपर्टी के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम कैसे जज करेंगे कि हमारी कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑपरेशन कैन बी कैरेक्टराइज क्वांटिटेटिवली यूजिंग 2 पैरामीटर्स, जिसमें फर्स्ट है कंसंट्रेशन फैक्टर और सेकंड है सेपरेशन फैक्टर। ठीक है, तो क्या है कंसंट्रेशन फैक्टर, ये आपका रेशियो है कि आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है और बिफोर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन फैक्टर। देन नेक्स्ट इज सेपरेशन फैक्टर। सेपरेशन फैक्टर क्या है, ये भी आपका रेशियो है, बट यहाँ पर ये जो आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर ये ले रहे हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योरिटीज
और बिफोर ट्रीटमेंट क्या है आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो अगर ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योरिटीज इंक्रीज हुई है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने इंक्रीज हुई है, बट जरूरी नहीं है कि इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक और आपका सेपरेशन फैक्टर की यहाँ पे जरूरत पड़ी, जो कि हमें ये भी बताता है कि इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने इंक्रीज हुई है। तो ये आपका ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बट दोनों का अपना अपना रोल है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंसंट्रेशन फैक्टर ऑफ ग्रेटर देन 1 इंडिकेट द प्रोडक्ट इज एनरिच्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल कि पहले जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो थी 2 मिलीग्राम पर ml और अभी हो गई है 4 मिलीग्राम पर ml, दैट मीन्स यहाँ से आंसर आएगा 2। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट आपका ज्यादा एनरिच हो गया है। क्लियर? The separation factor differ from concentration factor by representing the change in product concentration relative to that of some key contaminating compounds। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि impurities के कंपैरिजन में आपकी कितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, ये आपको सेपरेशन फैक्टर से पता चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि गेट एग्जाम में थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और ये वीडियो आप एक्सेस कर पाएंगे जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।